बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन वाइज फैक्ट को कवर कर रहे थे और उसमें हमने पहले पढ़ा था भारत के गवर्नर जनरल। हमने 1856 तक पढ़ लिया था, 1856-57 तक पढ़ लिया था। अब भारत के जो आप जानते हैं 1857 का रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद से भारत के गवर्नर जनरल का पद हटा के भारत के वायसराय का पद नया एक पद बनाया जाता है। उस पद से फिर वायसराय 1857 से लॉर्ड कैनिंग स्टार्ट होते हैं। फिर 1947 तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जो वायसराय चलते हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रही है। पार्ट 2 है और इसके बाद भी एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 होगा। उसमें आपको सारे 1947 तक 1947 तक भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी वायसराय होंगे सारे उनको कंप्लीट करा दिए जाएंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट उससे उनके शासन से रिलेटेड तथ्य हैं वो आपको कवर करा दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं गाइस आपको पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और आपका सपोर्ट रहा तो ये भी हाल ही में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आइए वायसराय के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे ही 1857 का रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम चेंज करके भारत के वायसराय का पद बना दिया जाता है। और वहीं से फिर लॉर्ड कैनिंग होते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही होते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग। आइए इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1857 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1857 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। उनमें इन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट अपने काम किए? 1857 में इन्होंने कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1857 का विद्रोह इन्हीं के टाइम में होता है। गवर्नर जनरल से वायसराय का पद इन्हीं के काल में सृजन होता है। 1858 का अधिनियम आता है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में ही की जाती है। 1858 का अधिनियम आता है। आप जानते हैं 1857 की क्रांति में जो भी उसमें अवैध चीज़ें थी उसको 1858 के अधिनियम में उसको खत्म करके राजाओं को जितने भी उनके अधिकार थे सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। तो 1858 का अधिनियम आता है। साथ साथ यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया जाता है 1859 में। उसके साथ आता है नागरिक विधि संहिता 1859 में आती है। भारतीय दंड संहिता 1860 में आती है। फौजदारी विधि संहिता 1861 में आती है। भारत शासन अधिनियम 1861 में आता है। पुलिस विभाग का गठन 1861 में आता है। इनका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बता चुके हैं 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय, 1857 का विद्रोह, गवर्नर जनरल से वायसराय का पद, 1858 का अधिनियम, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में, नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 में और भारत शासन अधिनियम 1861 में और पुलिस विभाग का गठन 1861 में। ये रहा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित 1857 से 62 तक। जैसे 1862 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है वैसे आते हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, इनका टाइम जो है 1862 से 1863 एक साल के रहते हैं। तो इनके टाइम में कुछ खास इंपॉर्टेंट घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी 1863 ईस्वी तक, 1862 से 63 ईस्वी तक एक साल इनके टाइम में लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के टाइम में क्या होता है? वहाबी आंदोलन होता है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान चलाया जाता है। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट के टाइम में वहाबी आंदोलन होता है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए अम्ब्रेला अभियान स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं लॉर्ड एल्गिन के बाद 1863 में जैसे इनका टर्म समाप्त होता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस आते हैं 1864 से लेकर 1869 ईस्वी में। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी में। इनके टाइम में क्या होता है? भूटान का युद्ध 1865 ईस्वी में होता है। कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 5 साल रहते हैं। इनके कार्यकाल में भूटान युद्ध 1865 होता है। फिर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है। अब आते हैं 1869 के बाद 1869 से 72 लगभग 3 से 4 साल लॉर्ड मेयो का कार्यकाल होता है। उनके टाइम में क्या क्या होता है? काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय राजकुमारों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। जो काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ पे राजकोट कॉलेज तथा भारतीय राजकुमारों को राजनीति में प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ पे अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। दूसरा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, इंडियन स्टैटिक्स सर्वे की स्थापना, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में।
केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली 1871 में कौन लाता है? लॉर्ड मेयो। केंद्र तथा राज्य के प्रांतों के राजस्व के बंटवारे से रिलेटेड। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इनका भी टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण हेतु अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली 1871 में। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना। राज्य में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ। ठीक है, जैसे 1872 में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कंप्लीट होता है, वैसे लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं 1872 से 76 तक। जैसे लॉर्ड मेयो का कार्यकाल खत्म होता है 1872 से 76 आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उनके कार्यकाल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में होती है। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा किया जाता है और पंजाब में कूका आंदोलन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जब पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उसके साथ साथ प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा और बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा, ये 3 जो इंपॉर्टेंट जो घटनाएं थी इनके टर्म में होती, इनके कार्यकाल में होती है। जैसे ही 1876 में इनका टाइम कंप्लीट होता है, 1876 से लेकर 1880 तक 4 साल के लॉर्ड लिट्टन आते हैं। 1876 से 1880 लॉर्ड लिट्टन आते हैं। 1876 से लेकर 1878 2 साल में भयंकर अकाल पड़ता है। तो उस अकाल को देखने के लिए, अकाल की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की थी। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80 में आते हैं। जैसे आते हैं तो उनके काल में इतना खतरनाक अकाल, भयंकर अकाल पड़ता है। उस अकाल की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाते हैं। कमेटी का अध्यक्ष होते हैं स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची, और उनके द्वारा ही अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में की जाती है। कौन? लॉर्ड लिट्टन। फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876। राजकीय उपाधि अधिनियम किनके कार्यकाल में आया? लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आया था, जिसी के दौरान ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, और उसी के दौरान पहली बार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ही हमने कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने दिया। फिर कह रहा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा क्या है। आर्म्स एक्ट 1878 में आया। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 में, इनके कार्यकाल में इतना था। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। 1876 से 78 में भयंकर अकाल पड़ता है, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति करते हैं। फिर राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में ब्रिटेन की विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में। आर्म्स एक्ट 1878 में। फिर द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में होता है। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड लिट्टन के बाद लॉर्ड रिपन आते हैं। ऐसे समझ सकते हैं लॉर्ड लिट्टन बहुत अच्छे नहीं थे, इनके कार्यकाल काफ़ी विवादित रहा, तो उन्हीं के कार्यकाल को सुधारने के लिए लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से लेकर 84 के साल में। जैसे 1880 में उनका कार्यकाल खत्म होता है, 1880 से 84 में लॉर्ड रिपन आते हैं। इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। अफगानिस्तान से संधि कराते हैं, मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी दे देते हैं। आते ही इन्होंने अफगानिस्तान की संधि किया, फिर मैसूर के शासक को उनकी गद्दी वापस दे दी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्होंने लाया। कारखाना श्रमिकों के सुधार के लिए, श्रमिकों पे जो शोषण हो रहा था, श्रमिकों को जो काम करने का टाइम निर्धारित नहीं किया गया था, श्रमिकों के लिए एज निर्धारित नहीं किया गया था, उनको देखते हुए लॉर्ड रिपन सर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में श्रमिकों के लिए लाते हैं, जो कि कई बार IAS में पूछे जा चुके हैं, PCS में भी कई बार पूछे चुके हैं। सारे पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं। यकीन मानिए, इससे बेटर आपको फैक्ट और आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। फिर आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में। लिट्टन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाते हैं, लेकिन 1882 में जैसे ई आते हैं 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर देते हैं। फिर आता है वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण। जो लॉर्ड रिपन होते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी जो पैसे हैं, जो फाइनेंस है, पैसे को एकदम ग्राउंड लेवल पे बांट देना, और वो बांटना ही नहीं बल्कि उनका हमेशा नियमित, जैसे नहीं था रेगुलरिटी, हमेशा नियमितीकरण कर देना, हमेशा वो एक रूप में मिलते जाए, उन्होंने किया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव और जो लोकल जो गवर्नेंस है, जो आज हम देखते हैं भारत का जो
ऊर्ध्वाधर जो वितरण है, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, उनका स्टार्ट इन्हीं के कार्यकाल में होता है। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन सर लाते हैं। यानी भारत के स्थानीय शासन के जनक इन्हीं को कहा जाता है, स्थानीय शासन के पिता इन्हीं को कहा जाता है। यही लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं कौन? लॉर्ड रिपन महोदय। विलियम हंटर की अध्यक्षता शिक्षा आयोग की नियुक्ति, और शिक्षा को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, तो उन्होंने विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति करते हैं 1882 ईस्वी में। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 ईस्वी के इन्हीं काल में हुआ था। ये रहे इनसे काल की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका काल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अफगानिस्तान से तुरंत 80 में आते हैं, 84 में चले जाते हैं। आने के तुरंत बाद अफगानिस्तान से संधि करते हैं, मैसूर के शासक को गद्दी वापस करा देते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाते हैं, वर्नाक्युलर प्रैक्टिस एक्ट 1878 वाला समाप्त 82 में कर देते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को रेगुलर कर देते हैं, और स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस की बात को सरकारी प्रस्ताव लाके कंफर्म कराते हैं। विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति कराते हैं, और इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के कार्यकाल में 1883 से 84 के टाइम में आया था। इनका कार्यकाल 84 में खत्म होता है। इनके कार्यकाल के बाद लॉर्ड डफरिन का आगमन होता है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 4 साल रहता है। लॉर्ड डफरिन में क्या होता है? दो चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 से 86 ईस्वी में हुआ था, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सोचिएगा, आईएनसी की स्थापना उसी समय हो रही थी, तो उसी समय ही तृतीय बर्मा युद्ध, बर्मा से अंग्रेज थर्ड वार कर रहे थे 1885 से 86, और उसी समय आईएनसी की स्थापना हो रही थी। जैसे लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 88 में कंप्लीट होता है, तो लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक 6 साल। लॉर्ड डफरिन कार्यकाल के बाद लॉर्ड लैंसडाउन आता है 1888 से 1894 कार्यकाल के टाइम में। ये लाते हैं कारखाना अधिनियम 1891 में। ये लाते हैं स्थानीय स्वशासन, यहाँ पे क्या प्रथम कारखाना अधिनियम कौन लाता है? लॉर्ड रिपन। याद रहे, भारत में ब्रिटिश के दौरान प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन लाते हैं, लेकिन सॉरी कारखाना अधिनियम दूसरा जो आता है वो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में आता है, 10 साल बाद ही। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण कर दिया गया। यानी सिविल सेवाओं का 3 भागों में बांट दिया गया। इंपीरियल, जहां पे ब्रिटिशों का कंप्लीट शासन होता था, फिर प्रांतीय स्तर पे, फिर अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण बांट दिया गया था। तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892। आप पढ़ेंगे पॉलिटी में, भारत परिषद अधिनियम 1892 लाते हैं। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना। भारत और अफगानिस्तान को लेकर सीमा काफी विवाद था, उनको सुलझाने के लिए लॉर्ड लैंसडाउन सर डूरंड आयोग की स्थापना करते हैं, जो 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन का निर्धारण करता है। लॉर्ड लैंसडाउन, कारखाना अधिनियम 1891, सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके साथ साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड सीमा रेखा का निर्धारण। जैसे ही लॉर्ड लैंसडाउन का 1894 में कार्यकाल खत्म होता है, तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड आते हैं 1894 से लेकर 1899। लॉर्ड लैंसडाउन 1894 में कंप्लीट होते हैं, इनका टाइम खत्म होता है 1894 से लेकर 99, 5 साल के लिए लॉर्ड एल्गिन महोदय आते हैं। लॉर्ड एल्गिन महोदय क्या मानना है? चित्राल विद्रोह लॉर्ड एल्गिन के समय में होता है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटेन ऑफिसर्स की हत्या। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड के टाइम में क्या होता है? 1894 से 99, 5 साल का इनके कार्यकाल रहता है। चित्राल विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ है। पूना में प्लेग का प्रकोप फैला होता है, और चापेकर बंधु वहां के 2 अंग्रेज ऑफिसर को मार के हत्या कर देते हैं। ठीक है, और यहीं से समझिए क्रांतिकारी जो आंदोलन था, और क्रांतिकारियों में जो एक नई जोश और नई एनर्जी होता है, इन्हीं से स्टार्ट होता है, चापेकर बंधुओं से ही, वो भी पढ़ा जाएगा। जैसे 1899 लॉर्ड एल्गिन सेकंड का कार्यकाल कंप्लीट होता है, फिर लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 के बीच आ जाते हैं। आप तो कर्जन को, आप इनसे वाकिफ होंगे, कल्चर कितने इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट काम किए, कुछ गंदे भी काम किए, कुछ अच्छे भी काम किए। आइए देख लेते हैं। लॉर्ड एल्गिन सेकंड महोदय 1894 से लेकर 1899, चित्राल विद्रोह, पूना में प्लेग का प्रकोप, चापेकर बंधु द्वारा ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी गई। लेकिन जैसे 1899 इनका कार्यकाल कंप्लीट होता है, 1899 से लेकर 1905, लगभग 6 साल के लिए लॉर्ड कर्जन महोदय आते हैं। लॉर्ड कर्जन महोदय के कार्यकाल में क्या होता है? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में कराते हैं। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में कराते हैं। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करते हैं।
ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करते हैं। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 लाते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन इन्हीं के टाइम में होता है। कृषि बैंक की स्थापना ये कराते हैं। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कराते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना ये कराते हैं 1905 में। करजन किचनर विवाद इन्हीं के टाइम में होता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड कमीशन 1904 में ये वहाँ पे भेजते हैं। लॉर्ड कर्जन, इसके दो परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है और उसकी कुछ नीतियाँ गंदी भी थी, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और कैसे लॉर्ड कर्जन की कुछ नीतियाँ ऐसी थी जो भारतीय लोगों में एक आक्रोश और एक विद्रोह की भावना, उसके इनके कुछ टर्म उनके कार्य थे उनको लेकर लोगों में पनपने लगी। लेकिन एक बार और इनके कार्यकाल को, इनके टाइम को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवीजन कर लेते हैं। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करते हैं 1902 में ही। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करते हैं। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट 1899 ईस्वी में लाते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाते हैं। बंगाल का विभाजन इन्हीं का टाइम होता है। कृषि बैंक की स्थापना यही करते हैं। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना यही करते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में यही करते हैं। करजन किचनर विवाद यही करते हैं। तिब्बत में यंग हस्बैंड कमीशन 1904 में यही भेजते हैं। जैसे ही 1904 में इनका कार्यकाल 1905 में इनका कार्यकाल खत्म होता है, लॉर्ड मिंटो सेकंड आते हैं 1905 से 1910। वही लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल जो आप पढ़े होंगे, मार्ले मिंटो 1909 का अधिनियम पढ़े होंगे, बहुत ही चर्चित अधिनियम है। उसी के वही लॉर्ड मार्ले मिंटो, मार्ले जो भारत सचिव और मिंटो जो भारत के वायसराय थे, वही मिंटो 1905 से 1910 तक 5 साल तक रहते हैं। कर्जन के तुरंत बाद आते हैं। उनके टाइम में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, जी हाँ आप जानते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन दबाने तथा स्वदेशी आंदोलन दबाने का प्रयास। कर्जन वो बीज बो के चला गया होता है बंगाल को बांट के। वही जो बंगाल विभाजन के अपोज में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंग भंग आंदोलन चला होता है और उसके साथ साथ जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ होता है, जो स्वदेशी कपड़ों का हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, विदेशी कपड़ों को बॉयकॉट करेंगे, उसको इन्होंने दबाने का कंप्लीटली प्रयास किया था। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस टूट जाती है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में। 1907 में भारत में जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो गरम दल और नरम दल दो विचारधाराओं में बट जाता है। फिर आता है आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना। लॉर्ड मिंटो सेकंड के ही टाइम में ही 1905 से 10 के टाइम में ही आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना इन्हीं के टाइम होती है। जैसे ही 1910 में इनका कार्यकाल समाप्त होता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आते हैं 1910 से 16 के बीच। जैसे ही लॉर्ड मिंटो सेकंड का कार्यकाल 1910 में कंप्लीट होता है तो 1910 से लेकर 1916 के बीच में कौन आता है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का कार्यकाल क्या है? 1911 में बंगाल प्रेसिडेंटी की स्थापना। इनके आते ही 1911 में बंगाल एक प्रेसिडेंसी बन जाती है। उसके साथ साथ भारत कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली 1911 में ही इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे लॉर्ड हार्डिंग सर आते हैं, देखते हैं आक्रोश और माहौल काफ़ी गर्म रहता है और उसको शांत करने के लिए और नेशनलिटी की जो फीलिंग थी, जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उससे लेकर इन्होंने दिल्ली कर दिया। 1911 में कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना। इसी समय मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा या हिंदू महाविद्यालय की स्थापना 1915 ईस्वी में करते हैं। वही जो बाद में जाके आपका क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU कहलाता है। ठीक है। सम्राट जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आते हैं और दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से जो 16 रहता है, इनका कार्यकाल काफ़ी भयंकर कार्यकाल रहता है। इनके कार्यकाल में ही व्यापक अकाल पड़े होते हैं, लाखों लोग काल के गाल में समा जाते हैं अकाल से, भूख से ही। लेकिन ये मूर्ख इंसान जो होता है लॉर्ड हार्डिंग, उसी समय सम्राट के जॉर्ज पंचम के आयोजन के लिए भारत में भव्य दरबार का आयोजन करता है 1911 ईस्वी में। देख लीजिए, लोग खाने से बने, ये बेवकूफ़ वहाँ पे आयोजन करा रहा है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ पड़े थे। ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हमने क्या पढ़ा? हमने देखा लॉर्ड कैनिंग 1857 से 62, लॉर्ड एर्गिन 1862 से 63, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 64 से 69, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76, लॉर्ड लिटन 76 से 80, लॉर्ड रिपन 1880 से 84,
लॉर्ड डॉफिन 1884 से 88, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 से 99, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 और लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910 और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जा रहा हूँ। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानिए। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो या एआरओ हो, चाहे एसएससी हो या आपके स्टेट्स पीसीएस कहीं के भी हो, और उसके साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जिसमें जीके आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, अब मॉडर्न हिस्ट्री नामक कोई चीज़ पूछा जाता है, उसमें से कंप्लीट चीज़ें आई हैं और आने की इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई फैक्ट है ही नहीं। सारे फैक्ट को कंपाइल करने में काफ़ी लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लगा है। मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक सेक्शन से मैं प्रत्येक चीज़ के लिए, आईएएस पीसीएस इवन आरओ एआरओ, प्रत्येक एग्जाम के लिए मैंने फैक्ट कवर किया है दृष्टि आईएएस वाले बुक से, और उसके साथ साथ आपके घटना चक्र से और परीक्षा वाली अनेक किताबों से। काफ़ी टाइम लगा है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यदि आप इसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो क्विक रिवीजन के लिए आप एग्जाम में जाने से पहले 1 वीक पहले आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। यकीन मानिए, इस पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपके 100% क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन में, तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज काफ़ी अच्छा लगा हो। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 जल्दी आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही भारत के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के जितने फैक्ट पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक फैक्ट को सेक्शन वाइज में कवर कर दूंगा। और इंडियन जियोग्राफी की सीरीज तो चल ही रहा है, उसको भी आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट कराने का पूरा कोशिश तो यही रहेगी। बस उम्मीद करते हैं बस आपका सपोर्ट बना रहे, और यदि आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए। जब तक लक्ष्य न मिले तब तक लगे रहिए। पढ़ने में क्या होता है, जब तक नहीं तब तक पढ़ते रहेंगे। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।